हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है इस वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद में। जैसा कि आपको पता है, अपनी सीरीज चल रही है क्लास 12 सॉल्यूशंस चैप्टर केमिस्ट्री में। तो प्रासरण दाब आपका अणुसंख्य गुणधर्म का लास्ट टॉपिक है, लास्ट प्रकार है। इसको अपन को डिस्कस करना है। जो आपके आरबीएससी बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और वैसे भी नॉर्मली आप प्रासरण के बारे में जानते हो, 6 क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि प्रासरण क्या होता है। अब अपन पढ़ने वाले हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब, प्रासरण दाब क्या होता है उसको जानेंगे इसी लेक्चर्स में। उसके यूजेस क्या है उनको जानेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये प्रासरण दाब है। इसको अपन इस लेक्चर्स में कवर करेंगे अच्छे से। जैसा प्रासरण दाब सुनते ही आपके माइंड में आ रहा होगा प्रासरण और दाब, तो इसमें जैसे ही माइंड आपका लिंक कर रहा होगा या सोच रहे होगे आप माइंड में कि प्रासरण क्या होता है और फिर दाब है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रासरण को समझेंगे, उसके बाद में प्रासरण दाब को जानने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स को प्रासरण के बारे में आइडिया है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको प्रासरण के बारे में आइडिया नहीं है क्या होता है, तो उसको भी अपन जान लेंगे। उसके बाद में ही अपन प्रासरण दाब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि प्रासरण दाब है उसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई के द्वारा। इसको पाई सिंबल के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतना सा आपको भी ध्यान रखना है। अब अपन जानने वाले हैं पहले प्रासरण क्या होता है। प्रासरण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या होता है या प्रासरण क्या होता है, इसको पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं। देखो, आपने कहीं ना कहीं पढ़ भी रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो फिर मैं इसको डेफिनेशंस के बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी जिन्होंने पढ़ रखा है वो लिखते ही समझ जाएंगे कि प्रासरण क्या होता है। देखो, प्रासरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के अणु, एक प्रक्रिया होती है प्रासरण जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली, ये कुछ शब्दावली आ रही है, अभी के लिए आप थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, बाद में समझेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करते हैं। इस परिघटना को या फिर प्रक्रिया को, इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रासरण या ओस्मोसिस कहते हैं। ये जो स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अब उन स्टूडेंट्स के लिए ये बात है जिन्होंने कभी प्रासरण के बारे में जाना ही नहीं है या प्रासरण होता क्या है वो नहीं जाना है। तो इसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है जो ज़्यादातर यूज होगा, उसमें क्या होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। इसी डेफिनेशंस को इनका मीनिंग सेम रिप्रेजेंट करके कुछ अलग वे में भी अपन लिख सकते हैं। मीनिंग सेम निकलेगा उस चीज़ का, पर लिखने में ये टर्म यूज ना करके इनकी जगह दूसरे टर्म भी अपन यूज कर लेते हैं, वो भी अपन जानेंगे। तो सिंपल सा ध्यान दो, क्या हो गया, एक बार रीड करते हैं इसको। विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करते हैं। इस परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म आए, एक तो अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको अपन जानेंगे पहले। और उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता तो आप जानते हो, उच्च मतलब अधिक सांद्रता और निम्न मतलब कम सांद्रता। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है उसको भी जानेंगे, पर मैं आपको एक सेटअप के द्वारा इसी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, सेटअप अपन यहाँ बना रहे हैं। ये मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है, ये कंटेनर बनाया अपन ने, और इस कंटेनर से मैं एक दूसरा कंटेनर कनेक्ट कर देता हूँ। पात्र ले रहे हैं अपन, ये 2 पात्र मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। 2 पात्र इस तरीके से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं, और इसके बीच में मैं क्या लगा देता हूँ, झिल्ली बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, एक झिल्ली, जो डेफिनेशंस में कहीं ना कहीं दिख रही है आपको
कि अर्धपारगम्य झिल्ली, एक ऐसी झिल्ली होगी, वो SPM बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है आपका SPM, इससे कनेक्ट किया है दोनों पात्र को। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या भर रहा हूँ, ये कुछ विलियन भर देता हूँ, या सॉल्यूशंस या लिक्विड बोल सकते हो आप। ये मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें फिल कर देता हूँ। और सेकंड में भी मैं इसको थोड़ा सा पास करके इनको अणुओं को बिल्कुल पास रखता हूँ और इसको फिल कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आए ना। सांद्र और तनु, या फिर निम्न एवं उच्च। अब देखो मैं अलग जो शब्दावली यूज करेंगे डेफिनेशंस में, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, उसको यहाँ जान लेंगे। देखो इधर मैं लिखता हूँ, ये इस साइड में ये कंटेनर है, ये इसको सॉल्यूशंस A मान लेते हैं, सॉल्यूशंस A है ये, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशंस क्या है, B सॉल्यूशंस है। अब सॉल्यूशंस A है, इसको बोल देता हूँ मैं सांद्र विलयन। कुछ शब्दावली समझाने वाला हूँ मैं आपको, इसकी जगह यूज कर लेंगे अपन सांद्र विलयन। इधर क्या ले लिया है अपन ने, सांद्र विलयन। और इस साइड में मैं ले रहा हूँ जो ये आपका सॉल्यूशंस B है, इसको मैं मान लेता हूँ तनु विलयन। क्या है, तनु विलयन। अब किसी को इन शब्दों में तो डाउट नहीं है सांद्र विलयन क्या होता है और तनु विलयन क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में अपन स्टार्टिंग में ही पढ़ के आए हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन। सिंपल सा आपको पता होगा, सांद्र विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें क्या होती है, विलय की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। क्या होती थी, सांद्र विलयन क्या होते थे, जिसमें विलय की मात्रा क्या होती थी, ज़्यादा, और विलायक की मात्रा क्या होती है, कम। तो अपन इसी को ऐसा लिख सकते हैं ना, सांद्र विलयन को ही डिफाइन करें और उसकी एक टर्म निकाल के लिख दें, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें विलायक है, उसकी सांद्रता क्या रहेगी, उसकी सांद्रता क्या रहेगी, निम्न रहेगी, निम्न सांद्रता। या ऐसे लिख सकते हो आप, विलायक की निम्न सांद्रता, विलायक की निम्न सांद्रता क्या है, विलायक की सांद्रता क्या है, निम्न। और इधर क्या है आपका तनु विलयन, क्या होता था, वह विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलय की मात्रा कम होती है। कहीं ना कहीं अपन ये बोले कि तनु विलयन में विलायक क्या है, बहुत ज़्यादा है, तब वो तनु है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, जो आपका विलायक है उसकी सांद्रता क्या रहेगी, उच्च विलायक सांद्रता। शॉर्ट में लिख देता हूँ उच्च विलायक सांद्रता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, विलायक की सांद्रता निम्न है, विलायक की निम्न सांद्रता है, और यहाँ पे क्या है, उच्च सांद्रता है। और ये क्या लगा दिया है मैंने, SPM, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या अर्धपारगम्य झिल्ली आप बोल सकते हो, अर्धपारगम्य झिल्ली। शब्द से दिख रहा होगा, आधी चीजें ही क्या होती है इसमें, पारगमित होती है। अब यहाँ ध्यान दो एक बार, इसमें परासरण की क्रियापन देखें तो इधर अपन इस शब्द को ऐसा लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा होगा डेफिनेशंस के अनुसार। इधर क्या है, विलायक की निम्न सांद्रता है, और इधर क्या है, उच्च सांद्रता है। तो डेफिनेशंस क्या है कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो फर्स्ट इस वर्ड को देखो आप, उच्च सांद्रता है और इधर क्या है, निम्न सांद्रता। तो इस जो विलयन है, ये विलयन मान लो, तो इसमें क्या है आपका विलायक, उसकी सांद्रता उच्च है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये इधर जाएंगे, ये वाले कण इस झिल्ली से होते हुए किधर आएंगे, सांद्र विलयन की तरफ, या फिर जहाँ पे विलायक की सांद्रता क्या है, कम है। तो देखो विलायक के यहाँ पे लिख भी सकते थे, ये क्या है आपका विलायक। जो विलायक के कण जाएंगे, ध्यान दे लेना, तो विलायक के कण क्या होते हैं, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू क्या करते हैं, गमन करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, प्रासरण बोलते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा भी है। अब देखो इसको अदर वे में जो कंडीशंस है, आप ये भी बोल सकते हो, इसमें इस तरीके से केस बनाऊं मैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि फर्स्ट तो ये हो सकता है, जो विलायक के कण थे आपके, जो विलायक के अणु, जो विलायक के अणु क्या थे आपके, उच्च सांद्रता से कहाँ पे जा रहे हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। ये परिभाषा में लिख रखा है अपन ने, ये तो मैंने डिफाइन ही कर दिया है। सेकंड केस में आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपके विलायक के कण हैं, देखो यहां से दिख रहा होगा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तो लिख सकते हैं इसको तो अपन इसको लिख सकते हैं सेकंड कंडीशन ये भी बोल सकते हैं अपन, जो विलायक के अणु है आपके, वो किधर से किधर जाएंगे,
तनु विलयन से सांद्र विलयन, तनु विलयन से सांद्र विलयन। सेकंड अपन ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड देखो, एक ऐसी कंडीशंस मान लें कि इधर आपका क्या है, केवल शुद्ध विलायक, क्या है, शुद्ध विलायक, केवल विलायक ही है, और इधर आपका अपन इसमें कंडीशंस मान लें वो क्या है आपका विलयन। थर्ड कंडीशंस ये मान लें विलयन। तो देखो आपको पता होगा शुद्ध विलायक जैसे पानी है इधर, और इधर आप विलयन में नमक का पानी मान लो, इसमें नमक घोला हुआ है, विलयन बन गया। तो देखो विलायक की सांद्रता यहीं ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ से किधर जाएंगे, इधर। तो थर्ड केस आपका ये भी हो सकता है, ऐसे भी डिफाइन कर सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि विलायक के अणु है ना, ऐसा भी बोल सकता है वो, विलायक अणु होते हैं जो आपके थर्ड डेफिनेशंस के अनुसार जो शुद्ध विलायक से कहाँ जाते हैं, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक या फिर विलायक से विलयन की तरफ। तो ये तीनों कंडीशंस मैंने आपको क्यों बताई है, मेन डेफिनेशन से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में तीनों आपको थोड़ा पता होना जरूरी था, क्योंकि कभी बोर्ड में आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस आ जाएं, उसमें लिख दे वो विलायक के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रताओं की ओर गमन डैश 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 कहलाता है, तो परासरण कहलाता है। सेकंड ये बोल दे वो कि विलायक के अणुओं का जो अर्धपारगम्य में झिल्ली तो रहेगी, इसमें विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गमन क्या कहलाता है आपका, परासरण। थर्ड बोल दे विलायक के अणु है उसका शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ गमन, या सिंपल ये बोल दे विलायक के अणुओं का विलयन की तरफ गमन क्या कहलाता है आपका, परासरण कहलाता है। तो परासरण अब आपको समझ में आ चुका होगा, ये सेटअप से मैंने आपको बता दिया है। तो सेटअप में बनाते समय ये तीन कंडीशंस आप मान सकते हो, तनु विलयन दिखा सकते हो एक साइड, सांद्र विलयन दिखा सकते हो। देखो मैंने इसको रोटेट करके कम भरा है, इसको ज्यादा भरा है सांद्र, तो आप बोल सकते हो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन होना ही क्या कहलाता है, परासरण। या फिर बोल सकते हो विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन होना ही क्या कहलाता है आपका, परासरण। या ये बोल सकते हो शुद्ध विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की तरफ गमन होना ही क्या कहलाता है आपका, परासरण। तीनों आपको पता होना चाहिए, बाकी आप ये लिखाओगे आपका काम चल जाएगा। अब सेकंड टर्म अपन जानने वाले हैं जो आपका क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, क्योंकि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, जो भी पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे, बाकी अपना टॉपिक्स बाद में स्टार्ट करेंगे। तो देखो अर्धपारगम्य झिल्ली में यहाँ कवर करता हूँ, क्या है, चलो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, इधर ही लिखा हुआ है, इसी से कर लेते हैं कवर। अर्धपारगम्य झिल्ली, तो अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा कि आपको शब्द दिख रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली, तो उससे कुछ आधे पदार्थ क्या होंगे, पारगमित होंगे, या आधी चीजें क्या होती हैं, पारगमित। तो विलयन पे लगाते हैं, विलयन में दो अवयव है, विलेय और विलायक। तो यहाँ पे ध्यान देना, अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है, वह झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु, विलायक के अणु पारगमित होते हैं, पारगमित होते हैं, विलायक के अणु पारगमित होते हैं, उसे अर्धपारगम्य या अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो इतना आप समझते हो कि केवल विलायक के अणु मैंने लिख दिए हैं, तो ध्यान रखना विलेय के अणु पारगमित नहीं होंगे, तभी डेफिनेशंस में लिखा है केवल विलायक, क्योंकि इससे केवल विलायक के अणु ही क्या हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। ये एक ऐसी झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब इसके एग्जाम्पल्स एक दो आपको ध्यान रखने हैं, कभी पूछ लिया जाए तो। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, जो देखो आपकी पादप कोशिका और जंतु कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, क्या होती है, कोशिका झिल्ली, वो क्या होती है, एक आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जैसे अपनी स्किन है, इसमें बाहरी जो सेल्स हैं उसकी झिल्ली होगी, तो वो एक स्पेसिफिक चीज को ही क्या करती है, पारगमित होने देती है बॉडी के अंदर। तो आप लिख सकते हो जंतु या पादप, कोशिका भित्ति, सीधा लिख देता हूं, जंतु या पादप, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। भित्ति का तो आपको पता है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है वो, और कौन सा एग्जाम्पल रहेगा, जंतु या पादप कोशिका झिल्ली, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड आप ध्यान रखना चाहो
तो एक ये पार्चमेंट झिल्ली होती है, पार्चमेंट या पार्चमेंट झिल्ली, ये क्या होती है, सूअर की चर्बी या उसकी किडनी वगैरह होती है, ब्लेंडर्स होता है, वहाँ से बनाई जाती है पार्चमेंट। थर्ड आप ध्यान रखना चाहो तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट की झिल्ली, ये भी आपके काम आती है। फोर्थ आप ध्यान रखना चाहो तो ये भी हो सकता है, एक देखने को मिले तो नाम ध्यान रखना, सेलोफेन झिल्ली, एक ये है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, 5th नंबर, इसको आप बोल सकते हो कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, ये सबसे उत्तम झिल्ली है और एक कृत्रिम झिल्ली है ये ना, सबसे उत्तम झिल्ली है, ध्यान रखना है, उत्तम झिल्ली। और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कॉपर फेरोसाइनाइड का, कहीं लिखाओ FeCN6, ऐसे ये क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्लियाँ हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो परासरण में आपको अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया है, तीनों तरीके से कैसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये एक सेटअप है, इसके द्वारा भी आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर परासरण दाब पे अपन चल। परासरण दाब, तो परासरण दाब क्या होता है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है, परासरण की क्रिया तो आपने समझ लिया है, तो परासरण दाब क्या होगा उसको देखो, वह बाह्य दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है उसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब। तो इसको अपन लिख लेते हैं, वह बाह्य दाब, वह बाह्य दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है, उसे परासरण दाब कहते हैं। इतना सा आपको ध्यान रखना है, वह बाह्य दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है उसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब। इसको अपन को पता है किससे दर्शाते हैं, पाई के द्वारा अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसको फिर मैं एक सेटअप से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपन एक वही सेम पहले की तरह ये क्या बनाते हैं, ये सेटअप बनाते हैं। ये अपन इस तरीके से ही इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका ये कंटेनर बना दिया मैंने इस साइड में, और इस साइड में थोड़ा सा कंटेनर को मैं इस तरीके से थोड़ा डिजाइन वे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं एक कुंजी लगा देता हूँ, इसको दाब मापी बोलेंगे अपन। और यहाँ पे एक पिस्टन लगाते हैं अपन, एक पिस्टन बना दिया है मैंने, इसको ऊपर से अपन क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली आपको बना लेनी है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली बन चुकी है आपकी। ये क्या है, SPM। इधर मैं सॉल्यूशंस भर देता हूँ। ये मैंने 2 सॉल्यूशंस भर दिए। इस साइड जो भरा हुआ है अपना, इसको बोल देते हैं सांद्र विलयन। क्या है आपका, सांद्र विलयन। इस साइड में जो भरा हुआ है इसको क्या बोलेंगे अपन, तनु विलयन। इस साइड में अपन ने क्या भर रखा है, तनु विलयन भर रखा है, और इस साइड में क्या भर रखा है, सांद्र विलयन। अब आपने परासरण पढ़ लिया है, परासरण की क्रिया क्या होती थी कि विलायक के अणु, तनु विलयन है तो इसमें विलायक क्या रहेगा, अधिक मात्रा में, और उसमें सांद्र में क्या रहेगा, विलायक कम मात्रा में। तो सेकंड डेफिनेशन अपन ने ये भी लिखी थी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों का गमन होना ही क्या कहलाता है, परासरण। तो ये क्या हो रहा है, इधर ये गमन करेंगे विलायक के अणु, केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो ये प्रोसेस क्या है आपका, परासरण है। क्या है, परासरण। ये प्रोसेस तो क्या है, परासरण बोलते हैं। इस पूरे फिनोमिना को अपन क्या बोल रहे हैं, परासरण। और परासरण दाब क्या होता है कि वह बाह्य अधिक्य दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है। तो देखो मैंने यहाँ पे पिस्टन लगाया है, इस पर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, ये P प्रेशर मैंने अप्लाई कर दिया है। क्या है, प्रेशर P। इसको अपन दबा रहे हैं और इसको इतना दबाते जा रहे हैं, मतलब बाह्य दाब लगा रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं ना, तो पिस्टन को अपन दबाएं और दबाते जा रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिससे विलायक के
कण जो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन कर रहे थे वो इधर आना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बस उसी दाब को क्या बोलते हैं अपन, प्रासरण दाब। तो ध्यान दो, इस P की वैल्यू, ये बाह्य दाब है आपका जो P, ये P बराबर बाह्य दाब है, इसका मान इतना हो जाए इस दाब मापी में कि जिससे प्रासरण की क्रिया रुक जाती है। तो बस उसी बाह्य दाब को अपन क्या बोल देते हैं, पाई, उसी को क्या बोल देते हैं, प्रासरण दाब। सिंपल सा है, वह बाह्य दाब जिसके कारण प्रासरण की क्रिया, मतलब आप बोल सकते हो विलायक के कण है जो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन कर रहे थे, उनका गमन करना रुक जाए या प्रासरण की क्रिया रुक जाए, तो उसी दाब को क्या बोलते हैं अपन, प्रासरण दाब। ये आपको इतना सा ध्यान रखना है। एक आपको पहले आपने कभी पढ़ रखा हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे तनु विलयन है, तनु विलयन और एक आपका सांद्र विलयन, चलो बाद में देखते हैं इनको। ये आपका क्या हो गया, जो मैंने लिखा है उसको इस सेटअप के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे देखो, आगे अपन एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, क्या फॉर्मूला है उसको जानो। देखो क्या हुआ, जो प्रासरण दाब है इसको अपन स्टडी कर रहे हैं तनु विलयन पे, क्योंकि अणुसंख्या गुणधर्म है, तो तनु विलयन के लिए अपन लिख सकते हैं तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया प्रासरण दाब से संबंधित। तो एक रिलेशन अपन को मिला, वो क्या मिला, पाई बराबर क्या होता है, CRT। ये ध्यान रखना है, तनु विलयन के लिए प्रासरण दाब क्या होता है, पाई बराबर CRT। तो इससे आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि जो विलयन है उसकी सांद्रता आ रही है, यहाँ पे C क्या है, सांद्रता, आप इधर लिख सकते हो C बराबर क्या है, सांद्रता, जो भी आपका विलयन है उसकी सांद्रता, और R क्या है आपका, गैस स्थिरांक या सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, क्या है, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, और T क्या है आपका, तापमान, जो किसमें है आपका, केल्विन में। तो क्या देखा गया कि जो विलयन है उसका प्रासरण दाब कहीं ना कहीं उसकी सांद्रता के क्या है, समानुपाती। तनु विलयनों पे बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया और रिजल्ट क्या मिलता है कि जो उस विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो उसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है, सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। और उस सांद्रता में भी क्या है, जो आपका C है, ये भी कौन सी सांद्रता है आपकी यहाँ पे, मोलरता, क्या है, मोलरता, मोलरता नहीं है, क्या है, मोलरिटी, ये ध्यान रखना है, कैपिटल M। C क्या है आपका, मोलरता, ये स्पेशल आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो अपन अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े हैं उनमें मोलरता यूज हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, मोलरता। अब मोलरता आप जानते हो, मोलरता क्या होती है, C, जो मोलरता की बात कर रहे हैं वो क्या है, मोल प्रति लीटर, तो आप लिख सकते हो मोल, और यहाँ पे वॉल्यूम V, और ये भी क्या है आपका, लीटर में। यही तो थी मोलरता की परिभाषा। अरे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। तो इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हो, पाई बराबर N/V, C तो रिप्लेस हो गया है, बचा क्या है आपका R और T। इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिंपल फॉर्मूला आपका ये है, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। अब आगे चल के आप ध्यान दो, देखो मोल, अगर मोल आपको कैलकुलेट करने हो, मोल दिए ना हो और मात्राएं बता रखी हो, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को अपन कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए अपन मान लेते हैं यदि विलय का द्रव्यमान या फिर ग्राम में मात्रा, विलय का द्रव्यमान या फिर ग्राम में मात्रा क्या है आपकी, WB, तथा विलय का मोलर द्रव्यमान, ये अपन क्या मान लेते हैं, MB। तो आप मोलों की संख्या निकाल लोगे। अरे डेफिनेशंस आपको मोलरता अपन ने पढ़ ली है, क्या है कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती थी आपकी, मोलरता। तो बस उसी को अपन लिख रहे हैं। तो मोल कैसे निकाल सकते हो, N बराबर आपका क्या हो सकता था, WB/MB, यही तो हो सकता था। बस इसी N की जगह मैं ये वैल्यूज यहाँ रख रहा हूँ। तो फॉर्मूला आपका ऐसे अपडेट हो सकता है, पाई बराबर WB/MD, और यहाँ पे क्या है VT, ये भी क्या है, आप लीटर में लेना चाहो तो लीटर में ले लो, ml में लेना चाहो तो ऊपर क्या लग जाएगा आपका 1000 लग जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा RT। तो
तो ये फॉर्मूला भी आपका बन सकता है। ये क्या है, लीटर में है। तो लास्ट फाइनल फॉर्मूला आपका ये है। ये पाई के 3 फॉर्मूले हैं, जहाँ जो फॉर्मूला काम में आए वो आप काम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं, मेन अपना पॉइंट क्या है कि ये अणुसंख्या गुणधर्म है, इसके द्वारा अपन क्या कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल में, ये पूछ लेता है कई बार। क्या पूछ लेता है, MB विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, बस पाई यहाँ चला जाएगा और ये वैल्यूज इधर आ जाएगी। तो MB अगर आपको कैलकुलेट करना है, MB आपको कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, WB अपॉन क्या होगा, पाई, और यहाँ पे क्या होगा, VT लीटर में ही है, और यहाँ पे आप चाहो तो RT लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, RT। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल्स पूछा जाए तो आप सोल्व कर सकते हो, ये फॉर्मूले आपके काम के हैं। गैस स्थिरांक, जो सार्वत्रिक गैस स्थिरांक होता है, उसकी वैल्यूज़ भी आपको पता हो तो ठीक है, नहीं न्यूमेरिकल्स में जिस वे में आपको प्रेशर दे रखा हो वो आप काम ले सकते हो। जो R है देख लो, इधर मैं लिख देता हूँ नॉलेज के लिए, R की आपको ये वाली यूनिट दे रखी हो 0.0821, तो ये यूनिट किस में होगी आपकी, लीटर ATM में है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यूनिट ध्यान दे लो, आगे भी काम आएंगी। अगर यही R की वैल्यूज़ आपकी इसकी जगह किस में दे रखी हो, बार में दे रखी हो, तो बार के लिए ये वाली यूनिट मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसके बाद में अगर R की वैल्यू आपकी जूल में दे रखी हो तो 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये यूनिट है। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, कौन सा ATM में प्रेशर दे रखा हो तो ये वाली यूनिट यूज करोगे आप सोल्व करते समय। अगर बार में दे रखा हो तो ये यूज लगोगे, और जूल में दे रखा हो तो ये जूल वाली वैल्यूज़ है, ये फिजिक्स में ज़्यादा काम आती है, केमिस्ट्री में ये दोनों वैल्यूज़ ज़्यादा काम में आती है। अब किसी को डाउट हो रहा हो सर इतनी वैल्यूज़ कैसे याद करेंगे हम, तो उसको लिए सीधा सा है, देखो इसके लिए भी सीधा सा सिंपल सा है आपका। आपने कहीं ना कहीं आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी ना, PV बराबर NRT, ये पढ़ रखा होगा ना। बस ये प्रेशर निकालने के लिए आप कर सकते थे N/V RT, पर PV बराबर NRT गैस इक्वेशंस तो गैसेस पे लगती है, पर इसकी जगह आप क्या कर दोगे, बस पाई कर दो, क्या हो जाएगा, पाई। तो ये लिक्विड पे लग जाएगा, जो आपका विलियन होता है ना, लिक्विड द्रव, उस पर आप लगा सकते हो पाई बराबर NRT। अब R की वैल्यू में जो मैं ये वैल्यूज लिख रहा हूँ आगे इकाई लिखते समय, इतनी चीज़ों को याद कैसे रखेंगे, तो कहीं ना कहीं PV बराबर NRT से आप लिंक कर सकते हो। और अब अपन R कैलकुलेट करना है तो R क्या होगा, जो PV और ये R N/T बटा में चला जाएगा ना। अब इसकी यूनिट लिख लो आप, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन है, उसकी यूनिट क्या होगी, लीटर। प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट मैंने आपको बता रखी है, ATM भी होता है, बार भी होता है, तो उसके हिसाब से क्या आ सकता है आपका, चलो ATM ले लें अपन। N क्या है यहाँ पे, मोल, तो बटा में है तो इनवर्स में चला जाएगा वो, मोल इनवर्स। टेम्परेचर केल्विन होता है तो केल्विन इनवर्स। तो इसे अपन ने ये लिख दिया है लीटर ATM, ये गुणा में है, लीटर गुणा ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आप ध्यान रखना। और एक और की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये कहीं पे आप दिमाग लगा जाओ ज़्यादा, मैथ में पाई बराबर क्या लेते हो आप, पाई का मान 22/7, कहीं ये मत ले लेना। न्यूमेरिकल्स में कहीं आप ये ले लो, ये मत ले लेना भाई, ये नहीं है इसका मतलब। पाई केवल सिंबल है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 22/7 लेके कहीं सोल्व मत कर देना इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें थी अपनी। अब अपन इसके बाद में न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, सिंपल सा बस ये फॉर्मूला आपका काम का है। न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर इसके बाद में जो आपका प्रासरण दाब है उसके आधार पे विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, वो डिस्कस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा। तो अपन आगे डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। देखो इसमें और भी अपन कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उनको बस ध्यान रखना है आपको। क्या क्या ध्यान रखना है, जो आपका प्रासरण दाब है, इस विधि के द्वारा जो जैव अणु है आपके, जैव अणु, ये की पॉइंट है, छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रासरण दाब जो है इसके द्वारा अपन जैव अणु, जैसे आपका क्या हो सकता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स है, इनका मोलर द्रव्यमान अपन क्या करते हैं, मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। क्या करते हैं, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। किन किन का, कहीं पे क्वेश्चन आ जाए आपका कि जैव अणुओं का मोलर द्रव्यमान किस विधि के द्वारा या किसके द्वारा अपन ज्ञात करते हैं, तो प्रासरण दाब के द्वारा। क्यों करते हैं वो भी सुन लो। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का, अपेक्षित
अवनमन। उनमें क्या होता है देखो, क्वथनांक मतलब उस टेम्परेचर को बॉयल करना पड़ेगा अपन को, जो लिक्विड लिया है उसको क्या करना पड़ेगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ता है। और हिमांक में माइनस में लेके जाना पड़ता है कि वो जमाव बिंदु तक चला जाए, जम जाए। तो उतने टेम्परेचर पे अपन क्या करेंगे, अगर जैव अणुओं को लेके जाते हैं तो इनका जो कंपोजिशन है ना, जिससे मिलके बने हैं वही ब्रेक हो जाते हैं, उनमें बॉन्डिंग वगैरह है, सारा पैटर्न क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो टूट जाते हैं वो। इस कारण इसके लिए अपन प्रासरण दाब क्या करते हैं, यूज लेते हैं। और प्रासरण दाब यूज लेने का कारण भी आप जान सकते हो। एक तो क्या होता है, जो प्रासरण दाब विधि है सबसे उत्तम विधि है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की। उसका कारण क्या है, एक तो क्या होता है कि इसमें क्या यूज लिया जाता है, मोललता के स्थान पे मोलरता का प्रयोग किया जाता है। क्या है, मोललता के स्थान पे मोललता का प्रयोग किया जाता है। और प्रासरण दाब है वो नॉर्मली ये टेम्परेचर होता है ना, रूम टेम्परेचर, जो आपका रूम टेम्परेचर होता है ना, उसी पे ही अपन कोई विलयन है उसमें या कोई भी आपका जैव अणु है उसके लिए अपन प्रासरण दाब कैलकुलेट कर सकते हैं। और उस बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। पता चला आपको ये चीज़ें। तो अब अपन एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अपन ये प्रासरण दाब पे दो न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स देखो, ये है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10, ये मैंने आपको लिखना बताया था, m/10 मोलरता का विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करना है। और R आपको दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ATM वाले में दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसको सोल्व करते समय अपन क्या करेंगे, रीड तो कर ही लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें, सिंपल सा प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर CRT, ये फॉर्मूला है। C यहाँ पे सांद्रता है, R गैस स्थिरांक है, T बराबर टेम्परेचर है। और आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर किस में लेना होगा, केल्विन में लेना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और R के लिए इसने बता रखा है कौन सी वाली यूनिट दे रखी है, जो आपकी लीटर, ATM, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स है वो। तो सिंपल सा देखो अपन को दिया क्या है, गिवन क्या क्या है, सांद्रता कितनी दे रखी है आपको, जो विलयन की सांद्रता है, जो मोलरता दे रखी है कितनी है, m/10 सांद्रता ये है। सेकंड क्या दे रखा है अपन को, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। बस एग्जामिनर आपको चेक करना चाहता है कि आप कहीं गलती ना कर दो, 27 ही रख लो, 27 नहीं रखना है, किस में लेना है आपको, केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे अपन, जो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसमें क्या ऐड कर देते थे, 273.15, जो ये ऐड कर लेते हो तो अप्रोक्स आपका कहाँ चला जाता है, 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इसको मैं अप्रोक्स लिख सकता हूँ, केल्विन में लिखो तो आप कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो चुका है। बस वैल्यूज आप यहाँ फॉर्मूले में रख लो और सोल्व आउट कर लो। देखो पाई बराबर है, आपकी सांद्रता कितनी दे रखी है, CRT है, तो पाई बराबर हो गया आपका सांद्रता m/10 ही आप लिख सकते हो, m/10, तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, 1/10 हो गया ना। अब बात करते हैं आगे, R कितना दे रखा है आपको, 0.0821 ये आपको दे रखा है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप सोल्व आउट करते हो, तो सोल्व करके देख सकते हो, यहाँ से आप इससे इसको उड़ा सकते हो और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू आ जाएगी 246 के आसपास। कितना आ गया, 246। देखो अब यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है, किस में आएगा ये यूनिट, किस में आएगा यूनिट आपका, किस में आएगा, ATM में, ATM दे रखा है ना, तो ATM इतना क्या होगा उसका विलयन का प्रासरण दाब। छोटा सा क्वेश्चन से आ सकता है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं। ये क्या है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में इतने ग्राम क्या है प्रोटीन से आपका टेम्परेचर इतना है, इस विलयन का प्रासरण दाब भी दे रखा है आपको। और क्या कैलकुलेट बता रहे हैं यहाँ पे, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, कहीं ना कहीं MB कैलकुलेट करने का आपको दे रखा है। तो इसको सोल्व करते समय देखो सॉल्यूशंस देख, पूछा क्या गया है, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान जो आपका पाई वाला फॉर्मूला था उसको कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, रीअरेंज कर लेना है। क्या कर लेना है, रीअरेंज। और किस वे में लेके जाना है, जहाँ पे मोलर द्रव्यमान हो, विलय का मोलर द्रव्यमान हो। और विलय क्या है, यहाँ पे देखो जलीय विलयन है तो पानी विलायक और प्रोटीन क्या है, विलय, तो प्रोटीन का ही अपन को क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। तो कहीं ना कहीं देखो ये फॉर्मूला ही था आपका, इस फॉर्मूले को अपन ने इस वे में लिखा था ना, पाई बराबर सांद्रता को अपन ने ऐसा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का
मोलर द्रव्यमान, और यहाँ पे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में लेते हो तो 1000 नहीं लगाओगे, ml में दे रखा है तो यहाँ पे आप क्या लगा लोगे, 1000 लगा लोगे, और मल्टीप्लाई में क्या था आपका r और t, तो ये फॉर्मूला था अपना। अब एम बी निकालना है तो एम बी का फॉर्मूला ये इधर, पाई इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये है एम बी, यहाँ पे लिख सकते हो डब्ल्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई हो जाएगा गुणा में वी टी, और ये किस में, लीटर में, और आर टी आपका किस में था, मल्टीप्लाई में। तो ये फॉर्मूला हो गया है। अब देखो दे क्या रखा है आपको, दोनों क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डब्ल्यू बी प्रोटीन का द्रव्यमान, ये भी दे रखा है ना, प्रोटीन का द्रव्यमान कितना है, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, 1.26 ग्राम। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, जो आपका विलायक है, विलायक की मात्रा देखो, या सीधा ही विलियन है ना, विलियन ही काम आएगा यहाँ पे, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना बता रखा है, ये क्या है, वी टी कितना बता रखा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो इसको अपन लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो कितना है, पॉइंट इतना होता है, कितना होता है ये, 200 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको अपन लिख सकते हैं कितना, 0.200 लीटर। तो ये क्या हो गया इसका आयतन। इसके बाद में अपन बात करते हैं टेम्परेचर, आपको केल्विन में ही दे रखा है, कितना है, 300 केल्विन। और क्या चीज़ें हैं, पाई की वैल्यू भी आपको बता रखी है, कितना है, 2.57 इंटू 10⁻³ बार, क्या है, बार। आर आप जानते हो, आर का मान भी आपको पता होना चाहिए, देखो बार में दे रखा है ना, तो अब बार वाली यूनिट ही आपको यूज़ करनी है, और बार वाली यूनिट क्या थी, 0.0831 लीटर बार मोल इनवर्स और आपका केल्विन इनवर्स, ये यूनिट थी। बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखो। तो एम बी तो अपन को कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू बी कितना है, 1.26, आर टी का मान भी आपको दे रखा है, कितना है, 0.31, ये अपन को पता है। इसके बाद में टी कितना है, 300 केल्विन, डिवाइड कर दो, पाई कितना दे रखा है, 2.57 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 200 लीटर। इसको आप सोल्व आउट करोगे तो करीबन आपका आंसर आना चाहिए, लगभग आएगा 61 के आसपास, है ना, 61 पॉइंट आप अनुमान लगा सकते हो, 61.22 के आसपास मोलर द्रव्यमान, ग्राम मोल इनवर्स। तो ये आपका क्या है, इसको सोल्व करके देखना, इतना ही आता है क्या, ठीक है। तो 61.22 ग्राम मोल इनवर्स, ये अपना क्या हो गया है, प्रासरण दाब। की पॉइंट आपको फिर ध्यान रखने हैं, प्रासरण दाब के द्वारा जो अपन क्या करते हैं, जैव अणु, छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैव अणु के मोलर द्रव्यमान की गणना करते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वृद्ध जैव अणु, जो जैसे प्रोटीन्स हैं आपके, इनके बारे में अपन क्या करते हैं, उनका अणुभार। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रासरण दाब एक सर्वोत्तम विधि है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की। उसका रीजन्स भी आप क्या बता सकते हो, क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, जिससे जो प्रोटीन्स हैं आपकी, कार्बोहाइड्रेट है, उनके अणु है, हायर टेम्परेचर पे आप लेके जाओगे तो टूट जाते हैं। जैसे क्वथनांक उन्नयन के द्वारा आप कैलकुलेट करोगे, टेम्परेचर आपको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना होता है, तो वो टूट जाएगा, वो प्रोटीन ही नहीं रहेगी, तो मोलर द्रव्यमान आप क्या कैलकुलेट करोगे। एक इसमें क्या होता है, सर्वोत्तम क्यों बोला गया है, तो कमरे के ताप पे, रूम टेम्परेचर पे अपन प्रासरण दाब कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा रीजन आप बता सकते हो, मोलरता के स्थान पे मोलरता का प्रयोग करते हैं, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तीसरा सावधानी ये रखनी है, न्यूमेरिकल करते समय कोई भी पाई का मान 22/7 मत रख लेना भाई, यहाँ पे केवल सिंबल है उसको प्रदर्शित करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।